आईनी तरमीम है क्या और इसका किसको क्या फ़ायदा होगा, ये हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और कल रात मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर फिर एक बैठक हुई और उस बैठक में क्या चीज़ें निकली, क्यों हुई, किस तरह हुई, मौलाना क्या चाहते थे, गवर्नमेंट क्या चाहती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सारा दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ते में क्यों रही, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और अगर इमरान खान साहब आज रजामंद नहीं होते, वो इस पैकेज को तस्लीम नहीं करते, तो फिर सारा सिस्टम कहाँ पे स्टैंड करेगा, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और क्या वाकई इमरान खान साहब आज एनआरओ ले लेंगे, ये भी आपको इसी वीलाग में बताया जाएगा। लेकिन वीलाग की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। हमने अगले तकरीबन 11-12 दिनों के अंदर 40,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करने और हमें उम्मीद है कि ये हमारा हदफ भी पूरा हो जाएगा। और इसी तरह आपका सवाल और आपका मसला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, तरामीम का जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है और ये बहुत अरसे से चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की गलियां आबाद हैं अभी तक। गवर्नमेंट ने भी उन्हें फोकस किया हुआ है, अपोजिशन ने भी उन्हें फोकस किया हुआ है। कभी मौलाना गुस्से में आते हैं, कभी कहते हैं मेरे साथ बदमाशी ना करो, कभी खुद ही मान जाते हैं कि चलो मैं ये करता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपोजिशन को भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी वो अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन भी ये मुलाकातें जारी हैं, ये तजावीज़ जारी हैं। ये कहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा इसका अभी हमें इल्म होना है। चौधरी साहब के पास कुछ इनसाइड स्टोरीज मौजूद हैं। वो इनसाइड स्टोरीज क्या हैं वो भी चौधरी साहब से जानते हैं। और बड़ी अहम मुलाकातें दोबारा से हुई हैं और उन पार्टनर्स के दरमियान में हुई हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे। हुकूमती साइड से जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, नवीद कमर साहब, इसहाक डार साहब ये बैठे हैं, हामिद खान साहब, अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा जो हैं वो बैठे हैं पीटीआई वाली साइड से, और मौलाना तो दरमियान में मौजूद होते ही हैं। अब देखते हैं ये तरामीम क्या है जो अभी तक मुसवदा सामने आया है, उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे। क्या इनमें मजीद चेंजेस आ सकती हैं ये आपको बताएंगे। चॉइस में बताइएगा कि अब क्या होने जा रहा है। 2 किस्म के मसवदे इस वक्त मौजूद हैं। एक जो पार्लिमानी कमेटी है, खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो सैयद खुर्शीद अली शाह साहब की सदारत में बनी हुई है, उसका एक आइनी मसवदा है जो ज़ाहिर है इस वक्त लीक हो चुका है, सबके पास ही है। इंग्लिश वर्जन उसका हम आपको स्क्रीन पे अभी दिखा देते हैं। लेकिन उसमें से जो कुछ नुक्ते हैं, जो आसान से नुक्ते हैं, जो आवाम को समझाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि बाकी ज़रा टेक्निकल सी लैंग्वेज है, टेक्निकल सी चीज़ें हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि आम आदमी को उसमें कोई इंटरेस्ट होगा। दूसरा जो मसवदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान है और उसी मसवदे के ऊपर उन्होंने इत्तफाक़ किया हुआ है। और उसी मसवदे के लिए बिलावल भुट्टो साहब से उन्होंने मुलाकात की कल रात, और उसी मसवदे पे कल रात हुकूमत के जो वफ़द था उसके साथ मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हो गए। वो बिलावल भुट्टो साहब से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट के वफ़द से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो वो जो कहा करते थे कि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, नाजायज़ गवर्नमेंट है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो अब वो बैठ रहे हैं। ये आगे चल के डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्यों बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन सरदस्त जो आइनी मसवदा है जो पार्लिमानी कमेटी ने जिसको मंजूर किया है उसके 26 नुकात हैं, वो उसमें से कुछ नुक्ते मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो पहला नुक्ता है वो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकर्री से रिलेटेड। और ये फैसला हुआ है कि तकर्री 3 साल के लिए होगी और सीनियरिटी के बजाय 3 रुकनी पैनल पर होगी। यानी पहले ये था जो सीनियर मोस्ट है वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस बन जाता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसके अंदर रजामंदी ज़रूरी नहीं है। ये 19वीं तरमीम के तहत ये फार्मूला हुआ था। अल जहाद ट्रस्ट का केस था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डंडे की वजह से पार्लियामेंट को 19वीं तरमीम पास करनी पड़ी थी। 18वीं तरमीम जो थी वो मुख्तलिफ थी, उसके अंदर के किसी भी जज का तयन किया जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि सीनियर तरीन हो। लेकिन उसके बाद 19वीं तरमीम आई और फिर अल जहाद ट्रस्ट के जो फैसला है उसके मुताबिक ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन होंगे जज वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस बन जाएंगे, गवर्नमेंट का उसके अंदर अमल दखल नहीं होगा। तो अब ये फैसला हुआ है कि एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो होंगे वो 3 साल के लिए होंगे और सीनियरिटी के बजाय 3 रुकनी पैनल हो गया और उन पैनल में से किसी एक की सिलेक्शन होगी। अब सिलेक्शन कैसे होगी, उसके लिए चीफ जस्टिस की तकर्रुर जो है उसके लिए 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी बनेगी। 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी होगी जिसमें से जो चारों सूबे हैं उनमें से उनकी नुमाइंदगी होगी और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे उसमें, फिर वज़ीर कानून होंगे उसके अंदर, फिर जो बार के नुमाइंदे हैं वो होंगे। तो इस तरह करके
ये तकरीबन 12 रुकनी बनती है, जिसमें कौमी असम्बली के लोग भी हैं, फिर सेनेट के लोग भी हैं। तो ये मिल मिला के जो 12 जो हैं लोग वो इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे, और वो कमेटी जो होगी वो फैसला करेगी कि हमने किस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये फैसला गवर्नमेंट किया करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के नुमाइंदे ज़्यादा होंगे और गवर्नमेंट अपने नुमाइंदों को बता देगी कि हम ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बाकी सबको मनोवर करेंगे, सबको कायल करेंगे और उसमें से 3 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब 12 में से जिसकी मेजॉरिटी होगी वही फैसला माना जाएगा। वही फैसला माना जाएगा। तो अब बजाय इसके कि पहले जो सीनियर मोस्ट होता था, अब ये जुडिशल कमीशन जो है वो फैसला करेगा, ठीक है, और उसके अंदर 12 लोग होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील की जाएगी, यानी कोई आइनी अदालत नहीं बनेगी, वहाँ पे एक आइनी बेंच बनेगा, और आइनी बेंच के जजेस की तकर्री जो है 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा। तो इसके लिए 5 रुकनी एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनेगा जो इनका फ़ैसला करेगा, और मेरा ख्याल है 5 ही उसके अंदर जज होंगे। और ये भी है कि आइनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे, यानी 4 सूबों से एक जज लिया जाएगा और एक जज जो होंगे जो वो चीफ होंगे उसके, तो ये फिर 5 रुकनी बेंच बन जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमीशन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद, यानी अगर जो चीफ कमिश्नर उसकी मुद्दत ख़त्म होगी, तो जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा उस वक्त तक पुराना काम करता रहेगा। ठीक है। यानी इस वक्त अगर राजा साहब की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके करीब है, मुद्दत मुकम्मल होने वाली है, लेकिन जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनता उस वक्त राजा साहब वहाँ पे इस पोजीशन पर रहेंगे। और ये लामहदूद टाइम है, लामहदूद जब तक गवर्नमेंट फैसला नहीं करते। ओके। तो ये एक बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है राय साहब के लिए बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ना गवर्नमेंट रजामंद होगी ना अपोजिशन रजामंद होगी, इन दोनों के दरमियान कंसेंसस हो नहीं सकेगा। तो राजा साहब मेरा ख्याल ता हयात फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे जब तक ये सारा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है ना जी? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये खसूसी कमेटी के इजलास के अंदर ये फैसला हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ज़ाहिर है फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने मुखालफत की है और उसने कहा जी कि ये जो है हमारे लिए काबिल कबूल। अच्छा, इस दौरान ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ANP ने एक तजवीज़ दी थी कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें से खैबर का लफ्ज़ निकाल दिया जाए और पख्तूनख्वा का रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट गई, उसने कहा जी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। बाकी सब जो है ना उनके लिए भी काबिल कबूल नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ढोल अपने गले में बांध लिया, तो उन्होंने कहा हमें क्या एतराज़ है जी। तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ले रही है इसका क्रेडिट के जी हम इसको रोक रहे हैं, जबकि सारे ही रोकना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड उसके अंदर नहीं है। फिर ये है कि आर्टिकल 184 है उसमें तरमीम कर दी जाएगी, 184 सो मोटो एक्शन वाला, और उसमें तरमीम करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी चीज़ के ऊपर भी सो मोटो ले लेते थे और उसके गवर्नमेंट को बड़ा एम्बैरस होना पड़ता था, तो अब ये वहाँ से उनके पास से ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और ये जो है ये चला जाएगा मेरा ख्याल है आइनी अदालत के पास, या गवर्नमेंट हो सकता है इसको टोटली ख़त्म ही करते। फिर आइन में एक नया आर्टिकल जो है 191A शामिल किया जाएगा, ठीक है, और इस 191A के मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उनकी जो मुद्दत मुलाजमत होगी वो 3 साल होगी। ठीक है। तो उनको पाबंद कर दिया जाएगा कि अगर कोई फ़र्ज़ कर लें कि कोई चीफ जस्टिस जो है वो 6-7 साल के लिए बन रहा है, तो अब उसकी मुद्दत 3 साल रह जाएगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि बस एक है तो वो बस सीट पे बैठे हुए हैं जैसे पहले होता रहा है। मतलब 60 साल की उम्र में बना है तो 63 में रिटायर हो जाएगा, 65 पूरे नहीं कर। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी उम्र जो मुद्दत है 65 साल है, तो अब 3 साल तक वो रहेंगे, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि 3 साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और अगर उनकी 65 साल की रिटायरमेंट में कोई टाइम रहता भी है तो तब भी वो रिटायर हो जाएंगे 3 साल बाद। और इस दौरान अगर उनकी उम्र 65 साल हो जाती है और अभी उनकी मुद्दत जो है वो 3 साल पूरी नहीं हुई तो तब भी रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। तो दोनों साइडों से है कि यानी अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक चीफ जस्टिस बनते हैं 61 साल की उम्र में, तो अब दस्तूरी तौर पे उनके पास 4 साल होने चाहिए, लेकिन ये जो अमेंडमेंट की जा रही है 191A के मुताबिक उसमें यह है कि नहीं, अब उन्हें 4 साल नहीं मिलेंगे, 3 साल ही मिलेंगे। ठीक है। अब दूसरे अगर चीफ जस्टिस एक बनते हैं और वो बनते हैं 64 साल की उम्र में और अब 65 साल की उम्र है रिटायरमेंट की, तो ये जो चीफ जस्टिस है उन्हें 1 साल मिलेगा, 1 साल मिलेगा, तो 65 साल की उम्र में ये भी रिटायर होते हैं। ये वैसे याद रखना अभी एम्बिग्विटी है इसके अंदर, क्लैरिटी नहीं है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हम सिर्फ इसको इस तरह इंटरप्रेट ही कर सकते हैं। अभी तक तो ये लीक मुसवदा है, लीक फाइनल नहीं है, इसका फाइनल नहीं है, ठीक है जी, और हो जाए।
अगरचे 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन गए तो 3 साल के बाद होते से रिटायर होना पड़ेगा, यानी वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। चीफ जस्टिस का तकर्रर खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी और खसूसी पार्लिमानी कमेटी के 12 अरकान होंगे और ये पार्लियामेंट के 12 अरकान पे मुश्तमिल होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अब इसके अंदर भी एम्बिग्विटी है कि वो 12 जो पहले वाले थे वो हैं या ये सारे के सारे पार्लियामेंट के अंदर से होंगे, ठीक है, या इसके अंदर बाकी कुछ और लोग भी शामिल किए जाएं। फिर इसके अंदर एम्बिग्विटी है, मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी किसी जगह पे भी नहीं है और इसके अंदर बहुत सारी, मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने अपनी डिज़ायर भी शामिल किए। फिर 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे, यानी जो 12 अरकान के ऊपर एक कमेटी बनेगी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला करेगी। उसमें कौमी असम्बली के 8 रुकन होंगे और 4 सेनेट से होंगे, ठीक है। खसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तीन जजेस पे से एक जज को बतौर चीफ जस्टिस तकर्रर करेगी। यानी ये है कि ये खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो होगी ना, उनके पास 3 लोगों के नाम आएंगे, पैनल आएगा, उनमें से किसी एक को ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर, जैसे आर्मी चीफ का प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो पहले क्योंकि जो गवर्नमेंट का ड्राफ्ट था उसके अंदर ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जोर दे के इसको पार्लियामेंट के हवाले कर दिया कि ये फैसला पार्लियामेंट करेगी। तो इसमें से गवर्नमेंट निकल गई है, ठीक है जी। और चीफ जस्टिस की तैनाती जो होगी ना, ये कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा, खुफिया होगा, ओपनली नहीं होगा, ताकि कोई एम्बिग्विटी वगैरह कोई क्रिएट ना हो सके, ठीक है। और पार्लियामानी कमेटी चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर नए चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी देगा। ये उसका सारा प्रोसेस है, ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है, मसलन इसमें एक ये है कि तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील अमर में लाई जाएगी। वो आइनी बेंच से रिलेटेड है। आइनी बेंच के जजेस की तकर्री 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा। अब ये जो अदालत है, इन्होंने आइनी बेंच बनाना है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा, ठीक है, कमीशन बनाए। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएंगे और 2 सीनियर जज जो हाई कोर्ट से लिए जाएंगे जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। और आइनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे, हर सूबे से एक और एक सीनियर जो है। तरमीम के बाद आइनी मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। तमाम आइनी मुकदमात जो हैं वो सिर्फ आइनी बेंच सुन सकेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आगे निकल जाएंगे। फिर इसी तरह आर्टिकल 209 में एक तब्दीली की जा रही है और वो तब्दीली बड़ी दिलचस्प है कि किसी आइनी मामले पे हुक्म या तशरीह का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापस ले लिया जाएगा। कि पहले ये होता था कि अदलिया के पास ये अख्तियार होता था कि वो किसी को भी उसकी वजाहत कर सकती है या उसकी तशरीह कर सकती है। तो 209 के तहत अभी उनके पास अख्तियार नहीं। जैसे 63A के बारे में उन्होंने एक फैसला दे दिया था, तशरीह कर दी, जिससे करेगा कौन? ये मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ही किया करेगी, ठीक है, या फिर आईनी अदालत करेगी। अभी इसका अगेन मैं कह रहा हूँ एम्बिग्विटी है इसके बारे में। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी इसके बारे में सिर्फ अभी हम थोड़ी सी वजाहत ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते इन चीज़ों के। फिर तरमीम में आर्टिकल 215 में तरमीम की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तकर्री सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तकर्री सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। अब ये जजेस की तकर्री के लिए एक अलग फोरम बनेगा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। और जबकि 4 सीनियर मोस्ट जजेस और 1 रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज के अलावा वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और 1 रिटायर्ड चीफ जस्टिस लिए जाएंगे उसके अंदर, ठीक है जी, उस कमीशन के अंदर जिन्होंने जजेस का तकर्रुर करना है। और इसके बाद फिर ये इसके अंदर जो वफाकी वज़ीर कानून है वो अटॉर्नी जनरल है। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के एक सीनियर वकील को कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। और फिर उसके अलावा जजेस तकर्री से मतलब जुडिशल कमीशन 4 अरकान पार्लियामेंट भी, इस 4 अरकान पार्लियामेंट भी इसके अंदर होंगे और कुल मिला के ये 13 हो जाएंगे। जबकि कमीशन में 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 सेनेट से लिए जाएंगे। 4 जो अरकान हैं उनमें से 2 कौमी असम्बली से आएंगे, 2 सेनेट से आएंगे। और हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान भी इसका हिस्सा होंगे। गवर्नमेंट से 2 होंगे, 2 अपोजिशन से होंगे, लेकिन होंगे कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 2, ठीक है। और फिर इसी तरह एक सीनियर है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनका नाम तजवीज़ करेगा प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन के नाम होंगे वो अपोजिशन लीडर करेगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है कि इसमें हुकूमत का जजेस तकर्री आर्टिकल 175A में भी तरमीम कर दी गई है, जिसके तहत जुडिशल कमीशन सिर्फ तकर्री करता था
और अब हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकेंगे कि पहले ये होता था कि किसी बंदे को भी एलिवेट किया जा सकता था, अब नहीं। अब एक नया कमीशन भी बनेगा जो जजेस का तयन करेगा, उनकी कारकर्दगी देखेगा कि जनाब आपके पास कितने केसेस आए और कितने आपने निपटाए, और जो केसेस आपने हाई कोर्ट के निपटाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो रिवर्स तो नहीं हुए। ये चीज़ भी जो ज़ाहिर गवर्नमेंट चाहती थी कि अब जजेस को अकाउंटेबल बनाया जाए, तो इसमें अकाउंटेबल जो होंगे वो हो जाएंगे। इसी तरह जो आइन के 4th शेड्यूल हैं उसके अंदर तरमीम कर दी गई है, और उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ये था कि जब वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती तो 90 दिन अपने ओहदे पर रह सकते हैं, लेकिन अब जो नई तरमीम है उसके मुताबिक जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होगा उस वक्त तक ये पुराने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो उसके अंदर रहेंगे। फिर आर्टिकल 48 जो है ना उसकी शिक 4 में तरमीम का फैसला कर दिया गया, जिसके तहत सदर काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मंजूर करदा एडवाइस को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल और कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। पहले ये होता था ना कि वो चैलेंज हो जाता था, तो अब जो कुछ सदर ने कह दिया या काबीना ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, उसको चैलेंज नहीं किया, हतमी हो। आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज़ है, और ये पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जाएगा, और तहम पार्टी सरबराह इसके बाद कार्रवाई का मजाज होगा। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो है ना ये हैं, लेकिन अब अगेन वो ये है कि अगर थोड़ा सा तफसील में जाएँ तो ये विन विन सिचुएशन है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मामलात मुतालबात मनवा लिए हुए हैं, सिर्फ जो आइनी अदालत थी उसका टाइटल आइनी बेंच हो गया, लेकिन बाकी मुतालबात उन्होंने अपने मनवा लिए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये फ़ायदा हो गया कि वो आइनी अदालत के लिए नहीं मान रहे थे, वो मान गए, और साथ वो ये कह रहे थे कि जो जज है, कोई भी जज है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है, वो भी आलमोस्ट गवर्नमेंट ने भी एग्री कर लिया उनके साथ। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 मुतालबात हैं। उनके एक तो ये कहते हैं कि ये जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है उससे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो गवर्नमेंट उसके लिए रजामंद है, वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो खसूसी सीटें हैं उसके लिए भी वो मुतालबा कर रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसके लिए भी जोर लगाया। गो मौलाना फजलुर रहमान साहब को नुकसान है इसके, और वो गवर्नमेंट वो भी मान रही है उन्होंने कहा जी हमारा क्या जाता है अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है। और उसके बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब एक नेशनल हीरो के तौर पे भी डेवलप कर रहे हैं, तो मौलाना को ये फ़ायदा हो गया। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर इमरान खान साहब को B क्लास मिल जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो जाएगा, और आज ये इमरान खान साहब के साथ मामला जाके डिस्कस करेंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा। तो ये है एम्बिग्विटी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसौदा है, पता नहीं उसके अंदर कोई और तब्दीली है या नहीं, लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा छेड़ा गया जो पार्लियामानी कमेटी ने जिसको फाइनल किया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत है। फिर गवर्नमेंट कहेगी ठीक है जो करना है कर लें, और इन्होंने भी अपना बंदोबस्त पूरा किया हुआ है। हमारे गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ कर करा के इसको पास करवा लेगी, फिर वो ये मसवदा नहीं होगा, वो कोई और मसवदा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा अगला है। अच्छा नाजरीन, अभी तक जो मसवदा हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये मसवदा समझे कि 90% यही है जो अभी तक खबरों में भी आ रहा है, कुछ हमें इनसाइड से भी चीज़ें मौसूल हुई हैं, लेकिन इससे पहले 2 या 3 मसवदे और आ चुके हैं जो लीक के नाम पे आते हैं, पता नहीं होता कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये खबरों में छप रहे हैं। आप ये समझिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो 90% वही इन्फॉर्मेशन है जो इस वक्त मीडिया में सर्कुलेट भी कर रही है और तकरीबन एक्यूरेट भी है, लेकिन क्योंकि अभी तक मीटिंग्स जारी हैं, लोग मिल रहे हैं, तो चांसेस मौजूद हैं कि इनके अंदर कोई छोटी मोटी तब्दीली मजीद आ सके, अदरवाइज माइनस प्लस करके तकरीबन चीज़ें यही रहने वाली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौधरी साहब, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मौलाना साहब नहीं मानते या पीटीआई नहीं मानती तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए? अब देखिएगा, मौलाना तो तकरीबन माने हुए हैं, मौलाना की सारी बात गवर्नमेंट ने मान ली है, और गवर्नमेंट की सारी बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ये फार्मूला रख दिया हुआ है। साथ उन्हें ये कहा है कि जी आपके जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर इत्तफाक कर लें, इसके ऊपर इत्तफाक कर लें, इससे आप भी बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगा, गवर्नमेंट भी बच जाएगी, पूरा सिस्टम भी बच जाएगा। नहीं तो ये सिस्टम भी लिपट जाएगा, आप भी गए मैं भी गया, और फिर हो सकता है हम सबको मिल के जमहूरियत की बहाली के लिए एक तहरीक चलानी पड़े। तो बेहतर ये है कि आप इसको तस्लीम कर लें, क्योंकि इसके अंदर आपका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा अलबत्ता आपका बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज इमरान खान साहब के पास जा रही है, और एक खसूसी इजाज़त उनको दी गई है। 5 लोग हैं, छठे की कोशिश की जा रही है, तो 6 लोग जो होंगे वो इमरान खान साहब के साथ आज मुलाकात करेंगे और बैठ के इमरान खान साहब को समझाएंगे कि ये बड़ी ज़बरदस्त प्रपोज़ल है, हमें इसे अवेल कर लेना चाहिए, इससे आपकी मुश्किलात कम हो रही हैं
और उसके साथ साथ जो है हमारी मुश्किलात भी कम हो रही हैं। बजाय इसके कि हम प्रोटेस्ट करते रहे, प्रोटेस्ट का फ़ायदा कोई नहीं है। कल हमने कॉल दी थी लेकिन किसी जगह को प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में हमारे वर्कर्स मज़ीद थक जाएंगे और फिर हमें नुकसान पहुँचाता होगा। तो बेहतर ये है कि हमें ज़िद छोड़ देनी चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब मान जाएंगे। इमरान खान साहब की नेचर है कि वो इस टाइप की चीज़ें मानते नहीं होते, वो हमेशा इनकार करते हैं। अब अगर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया तो फिर ये हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट को बता दिया जाएगा कि जनाब वो नहीं मान रहे इमरान खान साहब, ठीक है। और इमरान खान साहब के 2-3 ही मुतालबात होंगे। एक उनका ये मुतालबा होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाए, दूसरा ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को घर भेजा जाए, तीसरा नए इलेक्शन करवाए जाएँ और मेरे केस वापस लिए जाएँ। तो इमरान खान साहब का जो एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने ये फौरी तौर पे ये मुतालबात कर देने हैं कि इसको छोड़ें, आप ये काम करें। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तैयारी है। गवर्नमेंट की तैयारी ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ में लाएंगे, क्योंकि मौलाना को ये कहेंगे कि जो आपने कहा हमने तस्लीम कर लिया, अब आपको ये चाहिए कि आप हमारा साथ दें। फिर मौलाना के पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है मौलाना फिर ये गवर्नमेंट की बात मान लेंगे और ये जो मसवदा है उसके अंदर कुछ और 2-3 तब्दीलियाँ करके इसको फिर फाइनल कर लिया जाएगा। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको वोट दे देंगे और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, उन सबको वहाँ ऐवान के अंदर बिठा के वोट दिलवा के बंदे पूरे करके गवर्नमेंट ये कर लेगी। और अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नहीं मानते, जो अगला सवाल है, तो फिर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक इख्तियार है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साइड पे करके फॉरवर्ड ब्लॉक से वोट दिलवा के तो गवर्नमेंट अपना ये गवर्नमेंट बहरहाल हर सूरत इसे पास करवाएगी। और गवर्नमेंट अगर हर सूरत इसको पास नहीं करवाती तो फिर गवर्नमेंट फारग है, फिर गवर्नमेंट नहीं बचती। क्योंकि कल भी 8 रुकनी जो बेंच था उसने अपनी एक वजाहत जारी कर दी, तो वो अपने मामले में डटे हुए हैं। फिर जो ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो दूसरी तरफ से फिर इंकलाब आ जाएगा। फिर मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट बच सके। तो गवर्नमेंट ने अगर अपने आप को बचाना है तो फिर उसने हर सूरत ये काम करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जो साहब, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल हो सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या स्पेशल सीट्स दे देगा गवर्नमेंट को? कल जो उन 8 रुकनी बेंच ने वजाहत की है, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अंदर से इंफॉर्मेशन निकलनी है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, हम दोबारा अपने वकला से बात करेंगे, नया रास्ता निकालेंगे और स्पीकर साहब से रब्ता करके पूछेंगे कि अब हमने क्या करना है। तो वो तो सीधी बात है, वो तो कौमी असम्बली के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो इस मामले को सरदस्त तो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उस वक्त इम्प्लीमेंट करेंगे जब ये आइनी तरमीम हो जाती हैं और ये गिव एंड टेक हो जाता है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान होगा कि जी आप इम्प्लीमेंट कर दें क्योंकि हमारी सेटलमेंट होगी हुई है, तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन वो भी पहले तरमीम होंगी तो फिर होगा। और अगर तरमीम नहीं होती तो फिर इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के साथ है। फिर पार्लियामेंट के साथ है, फिर पार्लियामेंट के साथ। अच्छा, अभी आपने तकरीबन कुछ चीज़ें बताई दी हैं। दोबारा ये क्वेश्चन हम आपसे करना था, तीसरा टॉपिक है हमारा, क्या इमरान खान साहब मानेंगे? आपको क्या लगता है ये सारी सिचुएशन देख? अगेन वो मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब की नेचर है कि वो ऐसी चीज़ों में मानते नहीं होते, लेकिन अगर मान गए तो फिर ये NRO पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया हुआ है। तो ये NRO है, ये बेसिकली इमरान खान साहब के लिए एक NRO है जो उनको ऑफर किया जा रहा है। बाकी एक इशू रह गया था कि कल रात भी मुलाकातें हुई और वो इस तरह था कि पहले बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, जाकर उन्होंने फिर एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद फिर उन्होंने मौलाना से रब्ता किया और मौलाना से कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही है वो वाकई करेगी, क्योंकि बाद में अगर गवर्नमेंट मुकर गई तो हमें बड़ा नुकसान होगा। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट को भी बुला लिया। तो अब गवर्नमेंट के अंदर वो इसहाक डार साहब थे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे और साथ नवीद कमर साहब को लिया गया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो अब दोनों इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन आ गया और साथ जो 2 गवर्नमेंट के आ गए और उन्होंने बैठ के फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं उनके साथ मुलाकात की। गौहर खान है, हामिद खान है और फिर राजा साहब हैं उसमें, सलमान अकरम राजा साहब। तो इन तीनों के साथ फिर उन्होंने बैठ के मुज़ाकरात किए। तो बिलावल भुट्टो की कुछ गारंटीज़, कुछ पे गवर्नमेंट की गारंटीज़, मेरा ख्याल है उनको गारंटी दे दी गई है कि हम अपनी बात से बैकआउट नहीं कर रहे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब सालस हैं दरमियान में, तो अब जो NRO हो रहा है बस वो हो रहा है। मेरा ख्याल है आज के दिन ये फ़ाइनल हो जाएगा और जो ये फ़ाइनल होता है तो कौमी असम्बली का इजलास भी तैयार है, सेनेट का इजलास भी तैयार है, सदर साहब भी कलम हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं और जो ही सब होगा तो आज की रात निपट जाएगा सारा मामला। ठीक है। अच्छा साहब, हमारे पिछले कुछ व्लॉग्स में एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है,
पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पहले तो आपको शुक्रिया। आप लोग जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी राय का भी इज़हार करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप में से अगर किसी की बहुत अच्छी राय होती है या वाकई कुछ ऐसा होता है जो आवाम को बताना चाहिए, तो आपकी राय को भी हम शामिल कर सकते हैं अपने व्लॉग के अंदर। लोगों की एक राय है, क्वेश्चन की सूरत में भी आती है, वो क्या पीटीआई की एहतजाजी सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे चल सकते हैं? ये वैसे गवर्नमेंट यही क्लेम करती है, बार बार ये कहती है कि इमरान खान साहब की सोच और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। इनमें से एक ही बचेगा, या पाकिस्तान बचेगा नाउज़ुबिल्लाह, या फिर खान साहब बचेंगे, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तो इनमें से किसी एक ने पीछे हटना है। ये वाकई बात है भी दुरुस्त, क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि बात मानते नहीं, किसी की नहीं मानते। वो जो सलमान खान का डायलॉग था ना कि अगर मैं एक बार इनकार कर दूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भी नहीं सुनती। ये उसकी वजह है। और उसका फिर नतीजा यही होता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान सर ने घेर कर के इनको बिठा लिया, और जो फार्म 47 की गवर्नमेंट थी, जो चोर थे जिनके साथ इन्होंने नहीं बैठना, उनके साथ अब मुसलसल बैठी जा रहे हैं। ठीक, तो रियलिटी तो यही है। ठीक नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।